स्वागत है आप सभी को। आज हम शब्द के बारे में बताएंगे कि शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकार। और इसके पहले वीडियो में आप सभी को हम बताए थे वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, फिर उसके प्रकार बताए थे, फिर उसके मात्राएं के बारे में बताए थे आप सभी को, जो आप लोग बढ़िया समझे थे। आज आप लोगों को समझना है शब्द के बारे में, शब्द किसे कहते हैं और इसके प्रकार के बारे में। तो समझेंगे ध्यान से आप सभी। शब्द देखिए, वर्ण से मिल करके शब्द बनता है। तो आपका डिफिनीशन होगा इस तरह से कि वर्णों के सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसका एक और डिफिनीशन है कि वर्णों का वह समूह जो निश्चित अर्थ प्रकट करता हो, वर्णों का वह समूह जो निश्चित अर्थ प्रकट करता हो उसे हम शब्द कहते हैं। यानी वर्ण जो है, आपके जितने भी वर्ण हैं जिसको हम अक्षर भी बोलते हैं, तो उसके सार्थक मेल जब एक निश्चित स्थान पर जब उसको हम निश्चित क्रम में लिखते हैं और उसका एक अर्थ जब प्रकट होता है, उसका जब एक अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं कलम, जैसे आप कलम लिखते हैं, तो मान लेते हैं आप लिखते हैं क ल म, तो कलम जो है इसमें क भी एक आपका वर्ण है, ल भी एक वर्ण है, म भी एक आपका वर्ण है। लेकिन जब इसे आप एक सही क्रम में लिख दिए, जब अलग अलग था, क अलग है, ल अलग है, म अलग है, तो ये आपका ये शब्द नहीं है, एक वर्ण है। लेकिन जब इसे आप एक सही क्रम में एक निश्चित स्थान पर जब लिख दिए इसे, तो यह क्या बन गया, शब्द बन गया। आप इसी को जब उल्टा करेंगे, जैसे मान लेते हैं क ल म, कलम है, ऐसे लिखें क म ल, तो कमल भी एक शब्द बन जाएगा आपका, कमल भी एक शब्द हो गया। आप इसी प्रकार से इसको लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं क ल क म, लकम, वर्ण वही है, अक्षर वही है, लेकिन आप जब इसे एक निश्चित स्थान पर एक सही क्रम में जब आप नहीं लिखे, नहीं सजाएं, तो यह शब्द नहीं बना। ल इसमें भी है, ल इसमें भी है, क इसमें भी है, क इसमें भी है, म इसमें भी है, म इसमें भी है, लेकिन ये शब्द है, ये शब्द नहीं है, क्योंकि ये सही क्रम में नहीं सजा हुआ है, इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है, या सार्थक अर्थ उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसलिए शब्द नहीं है और ये शब्द है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द से आप क्या समझते हैं। तो वर्ण का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ उत्पन्न करता हो, एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसके दूसरे रूप में आपको बताएंगे कि वर्णों के सार्थक मेल, यानी वर्णों का वह समूह जिसका सार्थक मतलब सही अर्थ उत्पन्न करता हो, तो वर्णों का वह सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जो सही रूप में जो अर्थ उत्पन्न करता हो, सही रूप में सजे हुए हो, व्यवस्थित रूप में स्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे घर, घर एक आपका शब्द है, लेकिन आप इसी को विपरीत रूप में लिखेंगे, र आ घ, रग उल्टा करके लिखेंगे, तो रग जो है शब्द नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ नहीं है। हिमालय, हिमालय जो है आपका एक शब्द है, सही क्रम में सजा हुआ है। हाथी, हाथी भी आपका एक शब्द है। गाड़ी, गाड़ी भी शब्द है, जिसका एक सही अर्थ निकलता है, सही रूप में वह अर्थ प्रकट करता है, इसलिए इसे हम शब्द के श्रेणी में रखते हैं। समझेंगे इसकी विशेषता, इसके नोट के बारे में कि शब्द है क्या। तो शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की, आप जब कोई भाषा बोले, जैसे मैं बोल रहा, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक शब्द है, पढ़ाना भी एक शब्द है, अभी भी एक शब्द है, लेकिन सब एक अलग अलग है तो शब्द है। सब को जब एक सही क्रम में जब वर्ण को जब आप सही क्रम में सजाते हैं, वर्ण को जब एक निश्चित स्थान पर निश्चित क्रम में जब सजाते हैं, तो वह अर्थ प्रकट करता है, तो शब्द बन जाता है। जब उसी प्रकार जब शब्द को आप सही क्रम में सजाएंगे तो एक वाक्य की उत्पत्ति होती है। तो हर वाक्य जो है शब्द के मिलने से ही बनता है, इसलिए हम शब्द को क्या कहते हैं, उस वाक्य की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण और वाक्य की सबसे छोटी इकाई शब्द। तो भाषा की, तो भाषा भी हम वाक्य के द्वारा ही बोलते हैं, शब्द के मिलने से ही बोलते हैं, शब्द के द्वारा ही बोलते हैं। तो भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या है, शब्द है। हर शब्द में वर्ण के निश्चित स्थान होते हैं। जितने भी शब्द हैं
अब कोई भी शब्द की बात करें उस शब्द में एक जो है वर्ण के एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, एक निश्चित स्थान में लिखे हुए रहते हैं। क्या? तो वर्ण। हर शब्द में वर्ण के एक निश्चित स्थान होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है शब्द भंडार के बारे में। शब्द भंडार क्या है? तो किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को, किसी भी भाषा में आप कोई भी भाषा बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं, तो किसी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को जब एक बार में कई शब्दों को मिला करके जब बड़े बड़े वाक्य को आप बोलते हैं तो सभी को हम एक साथ क्या कहते हैं? शब्द भंडार कहते हैं। फिर समझेंगे, किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को शब्द भंडार कहते हैं। जैसे उससे खाना खाया नहीं जाता है, उससे खाना खाया नहीं जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है, मैं बहुत ईमानदार और नेक हूँ। तो इस प्रकार के एक वाक्य है जिसमें बहुत सारे शब्द है, तो उसे हम शब्द भंडार के रूप में मानते हैं। अब समझेंगे शब्द के प्रकार के बारे में। तो अभी आप लोग क्या समझे? शब्द किसे कहते हैं, उसके फिर दूसरे रूप में उसका परिभाषा समझे आप सभी। फिर उस शब्द के नोट जो है, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की स्वतंत्र इकाई जो है शब्द होती हैं। हर शब्द में जो है वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे होते हैं। आप समझे शब्द भंडार के बारे में। अब समझना है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन कौन से प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, तो समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार है। आपसे सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार है। फर्स्ट आपका है तत्सम शब्द। क्या है आपका? तत्सम शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार? 4। पहला है आपका कौन सा? तो तत्सम शब्द। समझेंगे इसके बारे में। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। समझेंगे ध्यान से इसके बारे में। यानी वह पहले एक संस्कृत शब्द था, लेकिन वह परिवर्तित हो गया और वह हिंदी रूप ले लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। नहीं, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द है एक तरह संस्कृत ही, लेकिन वह बन गया क्या? वह हिंदी के रूप में उसका प्रयोग होता है, हिंदी के रूप में उसका यूज होता है। तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को हम क्या कहते हैं? तो तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जगत, जगत का मतलब होता है संसार। जगत एक संस्कृत शब्द भी है और एक तत्सम शब्द भी है जो हिंदी श्रेणी में उसको रखते हैं। पुष्प, पुष्प का मतलब फूल होता है, जिसे हम संस्कृत में भी कहते हैं वही, और हिंदी में भी वही कहते हैं। पुस्तक, पुस्तक का मतलब किताब होता है, जिसे पुस्तकम भी बोलते हैं उसको हम, तो एक संस्कृत है जिसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। पृथ्वी, तो ये भी एक जो है संस्कृत के मूल शब्द हैं जिसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। इतना समझिए सिर्फ आप कि संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे जगत, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। नेक्स्ट इसका टाइप है तद्भव शब्द। क्या है तद्भव शब्द से आप क्या समझते हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जो पाली प्राकृत से विकसित होते हुए हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के पहले वह एक संस्कृत से ही बने हुए कह सकते हैं। इस तरह से आप संस्कृत के वे शब्द जो पाली से प्राकृत से विकसित हुए और वो क्या हो गए? हिंदी में परिवर्तित हो गए। संस्कृत के वे शब्द जो पाली से प्राकृत से विकसित होते हुए हिंदी का रूप ले लिया, हिंदी में परिवर्तित हो गए, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध का मतलब होता है दूध, दुग्ध से ही बना है दूध। दूध एक संस्कृत शब्द है, दुग्ध एक संस्कृत शब्द है जिससे बना दूध, जिसका अर्थ दूध होता है, जिसका हिंदी दूध होता है। तो दुग्ध एक आपका क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है क्रम। कर्म, कर्म मतलब होता है कार्य करना, वर्क। तो कर्म भी एक क्या आपका एक तद्भव शब्द है जिसका रूप क्या बदल गया? काम। वर्ष, वर्ष भी आपका क्या है? एक तो तद्भव शब्द है जो हो गया बरस। मयूर, मयूर एक संस्कृत शब्द है जो अब उससे बन गया मोर। तो ये सभी आपके तद्भव शब्द की श्रेणी में आते हैं।
नेक्स्ट आपका तीसरा टॉपिक है, टाइप्स हैं देशज शब्द। देखिए नाम में ही छुपा हुआ देशज, जिसका जन्म देश में हुआ हो, जिसकी उत्पत्ति देश में हुई हो, जिस शब्द का प्रयोग जो है देश में होती हो, जिस शब्द का उपयोग बोल चाल के रूप में अपने देश में की जाती हो तो देशज के रूप में माना जाता है। जैसे इसका डेफिनेशन है कि जिस शब्द की उत्पत्ति अपनी देश में हुई हो, जिस शब्द की उत्पत्ति अपनी देश में हुई हो तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा देशज शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द की उत्पत्ति अपने देश में हुई हो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। या इसके एक और डेफिनेशन है कि जिन शब्दों के स्रोत ज्ञात नहीं है, ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि जिस देश में, ऐसे देखिए हर देश में अपनी अपनी एक भाषा होती है। अरब में अरबी भाषा है, तो हर देश की एक अपनी भाषा है, तो वह भाषा उस देश की देशज भाषा है। वह भाषा उस देश की क्या है, देशज भाषा है। जैसे मान लेते हैं अंग्रेजी की बात करते हैं, तो इंग्लैंड में तो उसकी क्या है, उसके लिए अंग्रेजी जो है देशज है इंग्लैंड के लिए, और वही जब अंग्रेजी मैं अपने देश में यूज करता हूँ तो हमारे लिए वह विदेशज है। तो जिस शब्द की उत्पत्ति देश में हुई हो, अपने देश में हुई हो, वह शब्द देशज कहलाता है। या आप ऐसे कह, दूसरा डेफिनेशन इसका है कि जिन शब्दों के स्रोत ज्ञात नहीं हो, कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया, किसके द्वारा आया, यह जानकारी मुख्य रूप से स्पष्ट नहीं हो तो उसे हम देशज शब्द के रूप में मानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि देशज शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द की उत्पत्ति अपनी देश में हुई हो तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा है, पगड़ी है। इसके एक और डेफिनेशन क्या है कि जिस शब्द के स्रोत ज्ञात नहीं हो, जिस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आई, ये तो फिक्स है कि किस देश की है, लेकिन कैसे इस देश में आई, किसके द्वारा आया, कब आया, इसका स्रोत जो है ज्ञात नहीं है तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आपका है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द इसका एक और नाम है आगत शब्द। विदेशज शब्द का एक और नाम क्या है, आगत शब्द। देखिए आगत का मतलब आने वाले शब्द, दूसरे देश से, दूसरे क्षेत्र से आया हुआ शब्द, जिसका प्रयोग मैं अपने देश में करता हूँ। तो विदेशज शब्द का डेफिनेशन है कि जिस शब्द की उत्पत्ति विदेश में हुई हो, जिस शब्द की उत्पत्ति किसी दूसरे देश में हुई हो तो उस शब्द को हम विदेशज शब्द कहते हैं। या इसका दूसरे रूप में कहेंगे कि वह शब्द जो किसी दूसरे देश से आया हुआ हो, आगत का मतलब आया हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विदेशज शब्द किसे कहते हैं, तो वह शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। या कह सकते हैं ऐसे कि वह शब्द जो किसी दूसरे देश से आया हुआ हो और उसका प्रयोग मैं अपने देश में करता हूं तो उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर का प्रयोग सभी लोग करते हैं, लेकिन डॉक्टर एक विदेशज शब्द है जो किसी दूसरे देश से आया हुआ है। नेक्स्ट है टेबल भी एक विदेशज शब्द है जिसको आगत शब्द भी कह सकते हैं। आगत का मतलब आया हुआ शब्द, आई हुई भाषा। गिरफ्तार, दुकान, ये सभी जो है विदेशज शब्द के रूप में पढ़ते हैं हम सभी। आपके दूसरे प्रकार में आते हैं बनावट या रचना की दृष्टि से। बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ऐसे कि बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं। अभी आप लोग पढ़े उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। उसी प्रकार से आगे आप पढ़ेंगे बनावट की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार है। बनावट की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार है। एक आपका जो है रूढ़ शब्द। क्या है, रूढ़ शब्द। इसका डेफिनेशन है जिन शब्दों के खंडित करने पर कोई अर्थ न निकले तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक को जब तोड़ेंगे ना अलग हो गया, क अलग हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। फिर आप नी को अलग कीजिए, पा को अलग कीजिए तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। यानी जिस शब्द को खंडित करने पर, जिस शब्द को तोड़ने पर, अलग अलग भागों में बांटने पर उससे कोई अर्थ उत्पन्न नहीं होते हो, उसका कोई अर्थ नहीं होता हो तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। समझे? फिर रूढ़ का मतलब कॉमन है, वो
किसी दूसरी चीज़ से उत्पन्न हुआ है खुद वो, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसको आप तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिस शब्द को खंडित करने पर उसका अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार, जो पहला पढ़े आप सभी रूढ़ शब्द। नेक्स्ट टॉपिक आप समझेंगे यौगिक शब्द क्या है। देखिए यौगिक शब्द जो है आपके, जो शब्द एक दूसरे के मेल से बने हो। यौगिक का मतलब साइंस की भाषा में यौगिक का मतलब होता है क्या, मिलना, जुड़ना। मैथ की भाषा में जिसको बोलते हैं योग, योग से बना यौगिक, मिलना, एक दूसरे के साथ जुटना कह सकते हैं आप। तो यौगिक शब्द क्या है, तो जो शब्द एक दूसरे के मेल से बने हो। जो देख यौगिक मैथ पढ़े होंगे आप सभी। यौगिक जो योग का मतलब क्या होता है, जोड़, जोड़ मतलब क्या, मेल, जुड़ना, मिलना। तो यौगिक शब्द मतलब क्या, जो शब्द एक दूसरे के मेल से, एक दूसरे के मिलने से बना हो और उसके सभी खंड सार्थक हो। और जब उसको आप, जब एक दूसरे के मिलने से बना, जब उसको आप अलग अलग तोड़ेंगे फिर भी उसका अर्थ निकलता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। फिर समझेंगे आप सभी, जो शब्द एक दूसरे के मेल से बने हो, जो शब्द एक दूसरे के मेल से बने हो तथा उसे खंडित करने पर उसका, दोनों का जब आप खंडित करेंगे तो उसका पूर्ण अर्थ भी निकलता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे विद्यालय, विद्यालय जो है आपका एक यौगिक शब्द है क्योंकि इसमें दो शब्दों को मिलकर के बना हुआ है, एक विद्या और एक आलय। तो विद्या का मतलब विद्या, आलय का मतलब घर, स्थान। तो जहाँ विद्या की प्राप्ति होती हो, जहाँ विद्या सिखाई जाती हो तो विद्यालय हुआ। हिमालय, हिम का मतलब बर्फ होता है, आलय मतलब कि बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, हिमालय। तो इसको क्या कहेंगे हम, यौगिक शब्द, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिल के बना हुआ है। जब इसको आप तोड़ रहे हैं तो इसका पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, यौगिक शब्द कहेंगे। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द एक दूसरे के मेल से बने हों। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द एक दूसरे के मेल से बने हों, जो शब्द एक दूसरे के मिलने से बने हों और उसके सभी खंड सार्थक हो। जब उसे आप तोड़ेंगे तो उसका पूर्ण अर्थ निकलता हो तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, हिमालय, हिम जोड़ आलय। तो इसका जब आप तोड़े तो दोनों का अर्थ निकला, इसलिए इसको क्या कहेंगे आप, यौगिक शब्द कहेंगे। दूसरा आपके हैं, तीसरा इसके प्रकार है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग भी रूढ़ भी दोनों मिलकर हैं। तो ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करता हो। ये भी 2 से मिलके बना ही है, लेकिन अर्थ तो ये भी प्रकट करता था, लेकिन यह कोई विशेष अर्थ को प्रकट नहीं करता था, इसलिए इसको यौगिक ही सिर्फ कहें। लेकिन ये जो है यौगिक शब्द ही है, लेकिन इसको जब तोड़ते हैं, जब इसे खंडित करते हैं तो एक विशेष अर्थ उत्पन्न करता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योग रूढ़ शब्द से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ प्रकट करते हो तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसे यौगिक शब्द जिसे खंडित करने पर एक विशेष अर्थ उत्पन्न करते हो, ऐसे यौगिक शब्द जिसे खंडित करने पर एक विशेष अर्थ उत्पन्न करते हो तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जिसे खंडित करने पर एक विशेष अर्थ उत्पन्न होते हो तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बिना पानी, देखिए बिना पानी जो है आपके, बिना है पानी में जिसके, बिना पानी जो है, बिना है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती। बिना का मतलब होता है, बिना पानी का मतलब हाथ होता है, तो जिसके हाथ में बिना हो अर्थात सरस्वती। तो ये दो बिना पानी 2 से मिलकर बना हुआ, 2 शब्द से, एक बिना एक पानी, लेकिन बिना का एक अलग अर्थ है, पानी का एक अलग अर्थ है। तो इसलिए इसको क्या एक विशेष अर्थ निकल रहा है, बिना है पानी में जिसकी अर्थात सरस्वती। इसे क्या कहेंगे हम, इसे आप कहेंगे योग रूढ़ शब्द कहेंगे। नेक्स्ट आपका है लंबोदर। लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश। लंबोदर, लंबा, लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट होता है, तो लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी। तो एक विशेष अर्थ
उत्पन्न कर रहा है, विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो आप सब यही पढ़ें, रचना की दृष्टि से या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार। फर्स्ट आप पढ़ें रूढ़ शब्द, दूसरा इसके प्रकार पढ़ें यौगिक शब्द, तीसरा प्रकार पढ़ें योग रूढ़ शब्द। अब इसका नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं। एक आपका जो है सार्थक शब्द और दूसरा जो है आपका निरर्थक शब्द। फिर समझेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं। आप लोग शुरू में पढ़ें, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। फिर पढ़े आप सभी बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब पढ़ेंगे आप सभी अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो फिर सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वह सार्थक शब्द के, सार्थक का मतलब पहले क्या, सार्थक मतलब सही अर्थ उत्पन्न करने वाला। समझेंगे, इसके शब्द में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जिसका पूर्ण अर्थ या सही अर्थ उत्पन्न होता हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। वह शब्द जिसका सही अर्थ उत्पन्न होता हो, वह शब्द जिसका सही अर्थ उत्पन्न होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे कह सकते हैं आप विद्यालय एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसके सही अर्थ उत्पन्न हो रहा है। कह सकते हैं आप इस तरह से हिमालय भी एक आपका सही क्या है? सार्थक शब्द है। घर भी एक आपका सार्थक शब्द है। तो वह शब्द, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, उसे परिभाषित करें। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं, एक सार्थक शब्द। फिर किसे कहते हैं सार्थक शब्द? तो वह शब्द जिसका सही अर्थ उत्पन्न होता हो, वह शब्द जिसका सही अर्थ प्रकट होता हो, वह शब्द जिसका सही पूर्ण अर्थ प्राप्त होता हो तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं घर, हिमालय, विद्यालय, ये सभी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है निरर्थक। सार्थक में पानी भी एक सार्थक शब्द है, भात भी एक सार्थक शब्द है, कलम भी एक सार्थक शब्द है, जाना भी एक सार्थक शब्द है जिसका सही अर्थ है। अब निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? निरर्थक मतलब नी मतलब नहीं, अर्थक मतलब अर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं हो, इसका अर्थ नहीं हो, शब्द में ही छुपल है। निरर्थक मतलब नी मतलब नहीं, अर्थ मतलब अर्थ न, अर्थ जिसका नहीं हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जिसका सही अर्थ नहीं हो तथा जिसका प्रयोग सार्थक शब्द के साथ की जाती हो तो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ये भी एक शब्द है लेकिन अर्थ नहीं है। सार्थक के साथ जब मिल जाता है तो इसका कुछ महत्व, इसका कुछ पदवी बढ़ जाती है, लेकिन इसका यूज नहीं होता है। सिर्फ सार्थक शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं लेकिन सिर्फ निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी, पानी एक सार्थक शब्द है जिसका हम सही प्रयोग करते हैं। पानी पिए, पानी पीते हैं, पानी चाहिए, प्रयोग किए आप। लेकिन निरर्थक शब्द क्या है? पानी, पानी ऊनी पीजिएगा, पानी ऊनी है। पानी तो शब्द है जिसको सार्थक कहेंगे पर ऊनी शब्द नहीं है। ऊनी एक निरर्थक शब्द जिसका अर्थ नहीं है लेकिन इसका प्रयोग हम सार्थक के साथ कर दिए। भात खाएं, भात उत खाएं, भात एक सार्थक शब्द है। उत क्या है? उत कुछ नहीं है, उत एक निरर्थक शब्द है। समझे? खाइएगा उइएगा, खाइएगा उइएगा, खाना ऊना है, खाना एक सार्थक शब्द है लेकिन ऊना क्या है जी? ऊना एक निरर्थक शब्द है। कलम उलम, कलम उलम, कलम उलम है, आप लोग यूज करते होंगे, वाजिका भाषा के रूप में ज़्यादा यूज होता है ये सभी भाषा। तो कलम उलम है, कलम तो सार्थक शब्द है जिसका अर्थ होता है, इसको लेखन कार्य में हम प्रयोग करते हैं। उलम क्या है? उलम सार्थक शब्द नहीं है, शब्द है लेकिन कौन सा? तो निरर्थक शब्द है।
तो सार्थक शब्द का अर्थ है, निरर्थक शब्द का अर्थ नहीं होता है, जिसका प्रयोग हम सार्थक के साथ कर देते हैं। तो आपसे डेफिनेशन ऐसे पूछेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो वैसे शब्द जिसका सही अर्थ उत्पन्न होता हो तो उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे किताब है, पुस्तक है, कलम है, पानी है, भात है, सभी सार्थक शब्द हैं जिसका हम अपनी बोलचाल की भाषा में उसका यूज करते हैं। लेकिन निरर्थक क्या है जी? निरर्थक मतलब नी मतलब नहीं अर्थ वाला शब्द। तो वैसे शब्द जिसका सही अर्थ उत्पन्न नहीं होता हो तो उसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन उसका प्रयोग हम कर देते हैं सार्थक के साथ। जैसे पानी ऊनी, कलम उलम, खाना ऊना, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है। आप लोग समझ रहे हैं? जैसे समझ जाइए, सार्थक जैसे है पानी, भात, खाना, लेकिन निरर्थक में क्या है? पानी ऊनी, ऊनी आपका निरर्थक हो गया। भात ऊत, ऊत आपका निरर्थक हो गया। खाना ऊना, तो ये आपका क्या हो गया? जाना ऊना, ये आपका जो है निरर्थक शब्द हो गया। लेकिन निरर्थक का प्रयोग हमेशा सार्थक के बाद होंगे। आप इसे यदि उल्टा ऊनी पानी नहीं है, जब ये सार्थक के बाद इसका यूज करेंगे तब ही इसका महत्व है। पानी ऊनी, ऊनी जो है एक निरर्थक शब्द है जिसका हम सार्थक के बाद यूज किए। तो सार्थक मतलब जिसका सही अर्थ निकल रहा है, लेकिन पानी ऊनी, ऊनी क्या निरर्थक शब्द है। कलम उलम, कलम एक सार्थक शब्द है पर उलम सार्थक शब्द, उलम क्या है? निरर्थक शब्द है। खाना ऊना, खाना क्या है? सार्थक शब्द है, ऊना जो है निरर्थक शब्द है। भात ऊत, भात एक सार्थक है पर ऊत जो है सार्थक नहीं, क्या निरर्थक है। लेकिन निरर्थक हमेशा सार्थक के बाद में ही, लेकिन आप इसे पहले यूज करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। भात ऊत, भात ऊत लीजिएगा, आप बोलिए ऊत भात लीजिएगा तो लेने वाले भी नहीं लेंगे। बोले खाना ऊना खाइएगा, तो खाना सार्थक है पर बाद में यूज कर दिए ऊना भी चलेगा, ठीक है। नहीं बोलिएगा ऊना खाना खाइएगा, खाने वाले भी नहीं खाएंगे। पानी ऊनी पीजिएगा, पानी सार्थक है पर ऊनी निरर्थक है, लेकिन यूज हुआ बादे में। लेकिन बोलिए ऊनी पानी पीजिएगा, बोलिएगा कि उल्टा सीधा कर रहा पीने के लिए। तो ये जो है निरर्थक हमेशा क्या होता है? सार्थक के बाद में ही प्रयोग होता है। तो आप सभी समझे अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। अब समझेंगे रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। तो रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्द के फिर दो प्रकार हैं। रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार है। एक आपके जो है विकारी शब्द, दूसरा जो है अविकारी शब्द। एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। फिर इसका समझेंगे डेफिनेशन के बाद। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर बदलते रहते हैं, बदल जाते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। वह शब्द जो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर क्या होते हैं? बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, व्यय हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। फिर समझेंगे वह शब्द जो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। तो डिफिनेशन सही रूप में समझेंगे आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे समझेंगे आप सभी संज्ञा। एक लड़का जो है संज्ञा है, जिसे हम पुकारते हैं किसी को कह करके। आगे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण सभी बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। संज्ञा, संज्ञा लड़का संज्ञा है। अब इसका लिंग चेंज किए तो लड़का हो गया लड़की। लड़का पुरुष था, लिंग बदले तो क्या? लड़की। तो जब लिंग के आधार पर चेंज हो रहा है कि नहीं? परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। वचन चेंज किए, लड़का क्या है? एक वचन है। वचन ही पढ़ाएंगे आप सभी को अगले वीडियो में हम। लड़का क्या है? एक वचन है, जिससे एक संख्या का बोध हो रहा है।
तो लड़का एक वचन है। लेकिन जैसे ही इसका आप वचन चेंज किए तो क्या हो गया, लड़के। तो लड़के क्या हो गया आपके यहाँ, विकारी शब्द परिवर्तित हो रहा है ना। फिर कारक के आधार पर वैसे ही होंगे परिवर्तित। कारक बहुत आपका बढ़िया तरह से पढ़ाएंगे आप सभी को हम। तो आप फिर से समझिए, विकारी शब्द क्या है, तो वह शब्द जो लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का का लड़की हो जाना लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर लड़का का लड़के हो जाना। विकारी शब्द के प्रकार हैं। विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं। एक क्रिया भी है, जैसे मान लेते हैं लड़का। विशेषण की बात करें तो देखिए, वचन हो गया, आप सर्वनाम भी कह सकते हैं। सर्वनाम के आधार पर लड़का हुई लड़की, लड़का का हो जाएगा उसका, वह भी कह सकते हैं। लड़का खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो लड़का उसका हो गया, वह हो गया, कह सकते हैं। विशेषण के आधार पर भी मतलब बदल सकता है, क्रिया के आधार भी बदल सकता है। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं क्रिया के आधार पर बोलते हैं आप दौड़ा, दौड़ता है, दौड़ता है, तो दौड़ता हो गया। आप इसी को जब चेंज करेंगे, ये दूसरा है, लड़का नहीं बदला है, दूसरा चीज बदल यह है, दौड़ता है, ठीक ना। दौड़ता, दौड़ना क्या है, क्रिया है। आप इसी को जब चेंज करेंगे लिंग के आधार पर, तो दौड़ना से बन जाता है, पहले तो दौड़ता, पुरुष में आ जाइएगा तो दौड़ता है, स्त्री में आ जाइएगा तो दौड़ती। उसी प्रकार से आप यदि आ जाते हैं वचन के आधार पे तो दौड़ते। क्रिया भी चेंज हो रहा है। दौड़ना था, लेकिन पुरुष के जब उसको हम स्थान दिए तो दौड़ता। लिंग जब चेंज किया उसका तो दौड़ती। वचन चेंज किए तो दौड़ते। जैसे आप यूज करते हैं, मुझे दौड़ना है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, इसका मतलब क्या, कोई पुरुष के बारे में बोल रहे हैं हम, कोई लड़का के बारे में बोल रहे हैं। वह दौड़ती है, किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं, किसी स्त्री के बारे में बोल रहे हैं। वे लोग दौड़ते हैं, एक से अधिक है, वचन चेंज कर दिए तो यहाँ बदल रहा है ना जी। तो विकारी शब्द के रूप में इसको हम पढ़ते हैं। विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जो आगे वीडियो में आप सभी को हम संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में बढ़िया तरह से पढ़ाएंगे आप सभी को हम। नेक्स्ट आपका है अविकारी शब्द। आप लोग रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार पढ़े। एक पढ़े आप लोग विकारी, दूसरा पढ़ रहे हैं आप सभी अविकारी। अ मतलब होता है नहीं। आप समझे विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदल जाते हैं तो विकारी शब्द कहते हैं। अब उसी प्रकार से अविकारी मतलब नहीं बदलते हैं। विकारी बदल जाते हैं, किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, लेकिन अविकारी नहीं बदलेंगे, क्योंकि अ लग गया ना। अ का मतलब ही होता है नहीं। तो वह शब्द जो नहीं बदलते हैं, वह किसी के आधार पर उसको कुछों में रूप में डाल दीजिए पर नहीं बदलेगा वो। तो वह शब्द जो, या वह शब्द जिसके रूप नहीं बदलते हैं उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसके जो हैं, इसके भी 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से आप सभी पढ़ें। इसे बहुत सारा आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे बनाएंगे शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद जो है वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, फिर आप सभी जो है भाषा की स्वतंत्र इकाई को भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या होता है। हर शब्द में वर्ण के निश्चित स्थान होते हैं, तो हाँ होते हैं। शब्द भंडार किसे कहते हैं, आप सभी बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं उसे परिभाषित करें। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, उसके आप परिभाषित कर सकते हैं एक करके।
ऐसे क्वेश्चन आप पूछता भी एग्जाम में कि शब्द किसे कहते हैं तथा इसके भेदों को परिभाषित करें, तो आप कोई चीज़ को आप लिख सकते जो आपको याद हो। लेकिन पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द को परिभाषित करें, तो आपको यही करना पड़ेगा। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, इस प्रकार से आप लिख करके परिभाषित करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आप इसको बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं तथा उसे परिभाषित करें, तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। जैसे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। यौगिक शब्द आप इसे समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। योग रूढ़ शब्द भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और बना सकते हैं क्वेश्चन बढ़िया तरह से। उसके बाद जो है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं तथा इसे परिभाषित करें, तो आप लोग को अभी हम बताए हैं। सार्थक शब्द वह शब्द जिसका सही अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, भात, आना जाना, खाना पीना सभी क्या है, सार्थक शब्द हैं। फिर समझाए थे आप सभी को निरर्थक शब्द, निरर्थक नि मतलब नहीं, अर्थ जिसका अर्थ नहीं हो, यानी वह शब्द जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, जिसका अर्थ नहीं होता हो, तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी बोले तो शब्द पानी ऊनी, तो ऊनी बोल दिए तो ऊनी निरर्थक शब्द है, सार्थक शब्द नहीं है, लेकिन हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, सार्थक के साथ कर लेते हैं। भात, ऊत, तो ये सभी जो है आप बना सकते हैं। आप सब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है कि भात ऊत में हम लोग भात ऊत खाते हैं, इसमें निरर्थक शब्द कौन सा है। हम लोग भात ऊत खाते हैं, इसमें निरर्थक शब्द कौन सा है। हम लोग भात खाते हैं, ऊत, ऊत जो है क्या है, निरर्थक शब्द है। विकारी शब्द जो है आप लोग समझ सकते हैं ऐसे कि रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार उसे परिभाषित करें, तो आप विकारी शब्द का डिफिनीशन, फिर अविकारी का डिफिनीशन, विकारी के प्रकार, फिर अविकारी के प्रकार, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। आप फिक्स है कि कोई भी एग्जाम हो, किसी प्रकार का भी एग्जाम दीजिए, प्रत्येक एग्जाम में आपके क्वेश्चन इसे बन जाएंगे और इसी प्रकार से सभी चैप्टर को आप लोग को हम बताएंगे एक एक करके। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है कि आप लोग बढ़िया तरह से समझ गए होंगे। और जब समझ गए हैं तो आप लोग को दायित्व बनता है, आप लोग के कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। और जो भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जिससे आपको हम और सारे चैप्टर बढ़िया तरह से आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा और आप बढ़िया तरह से घर बैठे बैठे समझ सकते हैं। और प्लीज़ इसी प्रकार से आप लोग के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक।